Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 10 of class 7, that is respiration in organisms. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the earlier session. तो पिछले सेशन में हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अपनी ज़िंदगी में होने वाले सारे काम को करने के लिए। हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है चलने में, दौड़ने में या फिर कोई और काम करने में। इसके अलावा हमें बोलने में, लिखने में, पढ़ने में भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है। पर हमें ये एनर्जी मिलती कहाँ से है? ये एनर्जी हमें मिलती है खाने से। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है खाने को डाइजेस्ट करके उसे एनर्जी को रिलीज़ करवाने में। और उसके लिए जो प्रोसीजर है वो है रेस्पिरेशन, यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को तो अपने अंदर लेते हैं और फिर उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जो खाना है उसका ब्रेक डाउन करने में, ताकि उससे एनर्जी रिलीज़ हो सके। और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको हमारे शरीर से एलिमिनेट भी कर देते हैं। ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसीजर है ये बेसिकली दो पार्ट में होता है। पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अब हम इन दोनों को डिटेल्स में पढ़ते हैं। जो पहला है दैट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम सांस लेते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस को इनहेल करते हैं? हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की मदद से। और इसी को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग भी बोलते हैं। जो दूसरे तरीके का रेस्पिरेशन है दैट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर जो ग्लूकोज है जो सेल्स में मौजूद होता है उसको तोड़ा जाता है और उसके टूटने की वजह से जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। और इसी को हम इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो दो तरीके का हो सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर हमने पढ़ा एरोबिक और अनएरोबिक के बारे में। जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो दो कंडीशंस में हो सकता है। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, रेस्पिरेशन दो तरीके का हो सकता है।
एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है और किस चीज़ के अंदर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस जो वाटर है उसके अंदर ये ग्लूकोज टूट जाता है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और जो एरोबिक रिएक्शन है हम उसको एक रिएक्शन की मदद से भी समझ सकते हैं। और वो रिएक्शन क्या है? ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और यहाँ पे इस ग्लूकोज को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो यानी कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है। किस किस चीज़ के अंदर टूट रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर ये टूट रहा है। इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट एरोबिक रिएक्शंस। तो मोस्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि ज़िंदा प्राणी हैं उनको रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन ही करना पड़ता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता हो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एरोब्स भी बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये सबसे अच्छा तरीका है रेस्पिरेशन का, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ होती है। जो दूसरे तरीके का रेस्पिरेशन है दैट इज़ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक yeast and some bacteria do not require oxygen during respiration। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि yeast है और कुछ बैक्टीरियाज हैं, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है रेस्पिरेशन के दौरान। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड और ग्लूकोज in alcohol and carbon dioxide with the release of energy without the use of oxygen is called anaerobic respiration। तो यानी कि वो प्रोसीजर जिसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो हो रहा है लेकिन उससे क्या क्या बन रहा है? एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहे हैं और उसके साथ साथ एनर्जी भी आ रही है। लेकिन ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है और इसीलिए हम इसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है हम इसको भी एक इक्वेशन की मदद से डिनोट कर सकते हैं। और वो इक्वेशन ये है कि जो ग्लूकोज है वो टूट रहा है लेकिन इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ऐसे टाइप में जब ग्लूकोज टूटेगा और वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है उसे, तो क्या क्या चीज़ें बनेंगी? एल्कोहल बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी बनेगी। वहीं अगर हम
एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ रही थी। और उससे क्या क्या चीज़ें बन रही थी? उससे CO2 बन रही थी, प्लस वाटर बन रहा था, और प्लस में एनर्जी भी बन रही थी। ये तो था एरोबिक केस में। लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ होती है जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ओनली सिंपल ऑर्गेनिजम्स like yeast and some bacteria carry out anaerobic respiration, and such organisms are called anaerobes. तो ये जो रेस्पिरेशन है ये कुछ ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो पाता है, जैसे कि यीस्ट या फिर कुछ बैक्टीरियाज के अंदर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, उनको हम अनएरोब्स भी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज़ मच लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है वहाँ पे कम एनर्जी रिलीज़ होती है एज़ कंपेयर टू जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है। जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटेगा तो उस टाइम पे ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ होगी। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हम एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं उनको देखेंगे। जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस है कि नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। वहीं जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी खाने का टूटना। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो जो ग्लूकोज है वो पूरे तरीके से टूट जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो जो ग्लूकोज है वो पूरे तरीके से नहीं टूट पाता है, यानी उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। जो तीसरा पैरामीटर है वो है एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो रिएक्शन हो रही है उसके लास्ट में जो क्या क्या एंड प्रोडक्ट आ रहे हैं। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। वहीं अगर हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो जो एंड प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। और जो चौथा पैरामीटर है वो है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि कितने अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ हुई है। जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। वहीं अगर हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस थे एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में।